नमस्कार, वी आर लाइव नाउ। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स इट इजी पर। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो पार्ट हम 9th क्लास का कर रहे हैं, उसका लेसन जो फर्स्ट है उसका एक पार्ट पहले वीडियो लेक्चर में जो आपने पढ़ा उसमें हमने पृथ्वी के विषय में अध्ययन किया कि पृथ्वी के भाग कितने हैं, कितने भागों में किस प्रकार से हम बांटते हैं, कुछ रेखाएं हमने की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर अच्छा कंटेंट लगता है तो शेयर भी जरूर करें। हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। अब देखिए, ये केवल एक या दो या तीन रेखाएं नहीं थी, एक दो या तीन रेखाएं नहीं थी। कल हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ लाइनों का जिक्र किया था, कुछ लाइंस का, कुछ रेखाओं का जिक्र किया था, जिसपे हमने 0 डिग्री, 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ हम चले थे, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चले थे और इसके बाद हम 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चले थे। ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था। ऐसे ही हम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ चलते हैं, 66.5 डिग्री हम फिर साउथ की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे भूमध्य रेखा मिलती है, यहाँ पे हमें कर्क रेखा मिलती है, यहाँ पे हमें कर्क रेखा मिलती है और यहाँ पे हमें आर्कटिक जो मिलती है और वहाँ हमें अटलांटिक मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ मकर रेखा मिलती है और यहाँ अटलांटिक मिलती है। मेन बात इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। इधर भी बर्फ है, इधर भी बर्फ है। ठीक है, तो आगे की बात हम तब करेंगे जब आप इतना समझ जाएंगे। लेकिन क्या इतनी ही रेखाओं से काम चलेगा क्या? नहीं चल सकता। ये तो मेन रेखाएं बताई हैं मैंने, कल भी आपको इसके विषय में बताया था, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हम कर चुके हैं। ये तो हमारी मेन रेखाएं थी। लेकिन यहाँ पे देखने की बात क्या है, ये देखिए दो चीजें होती हैं, लॉन्गिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं। हिंदी वाले कैसे समझेंगे? हिंदी वाले ऐसे समझेंगे कि जो लाइनें इस तरह से होती हैं पृथ्वी के ऊपर, इस तरह से ये जो लाइनें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये और इस प्रकार से जो इस प्रकार की रेखाएं होंगी उनको हम बोलेंगे हिंदी में अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा या रेखाएं, इनको बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। ऐसे ही कुछ काल्पनिक रेखाएं इस प्रकार से भी हैं, कुछ काल्पनिक रेखाएं इस प्रकार से भी हैं। पृथ्वी के ऊपर दूरी नापने के लिए, पृथ्वी का समय नापने के लिए, पृथ्वी की लोकेशन, हर एक देश की अपनी लोकेशन, हर जगह की लोकेशन नापने के लिए इस प्रकार से भी कुछ रेखाएं हैं। तो जो इस प्रकार से हैं, जो नीचे की तरफ हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ये आती हैं ऐसे, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। आपकी बुक में कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा देखने को। 6, 7, 8, 9, 10 तक भी आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी, तब भी पढ़ते हैं। ये बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी हम कंसेप्ट पे करेंगे, लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, तब हमें बड़ी चीजें पढ़ने का फायदा होगा। चलिए, तो हमने कुल मिला के बात पढ़ ली आज कि एक तो अक्षांश रेखाएं होती हैं जो इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, उसके बाद देशांतर रेखा आती हैं जो नीचे की तरफ होती हैं, इस प्रकार से होते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो इतनी बात अगर आपने समझ ली है तो आगे बढ़ते हैं। आज ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है
और कम समय में आप सीख पाएं ये भी प्रयास करेंगे, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। तो चलिए आज के कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें। अभी देखिए हमने यहाँ पे कल बात कर ली थी गोलार्ध के विषय में। तो अगर मैं ये पृथ्वी पूरी बनाता हूँ, ये मैं पूरी पृथ्वी बनाता हूँ, तो इसके अलग अलग महाद्वीप भी हैं, और यहाँ पे इसका नाम हमने दिया था ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम ग्रीनविच है, ठीक है। ग्रीनविच उसका नाम है, ग्रीनविच शहर का नाम है, और ग्रीनविच शहर का नाम है यहाँ से होके ये रेखा की गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइमलाइन भी कहा जाता है। यही समय का निर्धारण करती है कि कहाँ पे कितना समय है, कौन सा देश किस देश से कितना आगे है या कितना पीछे है। तो चलिए यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर हमने पढ़ लिया था, और यहाँ भी ये भी हमारा 0 डिग्री था। अब हम देखते हैं कि इसके 4 भाग हो गए, और हमने 4 दिशाएं भी पढ़ी थी। तो जो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं एक एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप में भारत भी एक देश है। भारत के अभी हमने पढ़ा था 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा यहाँ से भारत के बीच से गुजरती है, गुजरात से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और भारत के बीचों बीच ये रेखा गुजरती है, कर्क रेखा पे सूर्य होता है 21 जून को लगभग, ये भी मैंने आपको बताने का काम किया था। आगे देखिए इसमें पढ़ते हैं, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, पढ़ाने के लिए मैं आपको बड़ी बड़ी बुकों से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको आपका पढ़ने का क्या फ़ायदा है। यदि आप वास्तव में ज्योग्राफी में रुचि रखते हैं तो आगे जाके आप +2 में +1 में जब आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। आप कॉलेज में जाएंगे तब भी आप ये चीज़ें चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉमन सी बात आपको बता देता हूँ। 9th क्लास की जो जियोग्राफी है, 9th क्लास की जो जियोग्राफी है टोटली इंडियन जियोग्राफी है। उसमें और कोई बाहर से कोई चीज़ नहीं है, सारी की सारी इंडियन ज्योग्राफी है। मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। अभी पहले इसको समझ लीजिए कि भारत की हमने आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना है, तो हमें आकार भारत का अभी थोड़ी देर में इसको करेंगे। भारत की स्थिति इसके ऊपर आते हैं। तो भारत की स्थिति का आपको पता लगा कि ये पूरी पृथ्वी है, इसमें जो ये इधर वाला गोलार्ध है, तो इस गोलार्ध में कल मैंने काम करवाया था तो उसमें आपने देख ही लिया होगा, मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा उन चीज़ों को। तो ये एशिया पड़ता है, और एशिया में भी जो दक्षिण एशिया है, दक्षिण पश्चिम एशिया, ये इस तरफ का एशिया जो ये पूरा बड़ा यहाँ पे जो भारत पड़ रहा है, तो इसको दक्षिण एशिया में इसको हम कहते हैं। इससे ऊपर मध्य एशिया भी आ जाएगा, और एशिया के भी अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। तो हमारा पूरा एशिया पढ़ने का यहाँ कोई मतलब पैदा नहीं हो रहा अभी, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं और हम सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे 9th क्लास में। तो आपने पढ़ा कि ये किस गोलार्ध में पड़ता है। अभी आते हैं अपने भारत के ऊपर, प्रिय भारत के ऊपर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक अच्छा सा मैप बनाना आना चाहिए। अगर आपको भारत का मैप अच्छे से बनाना आता है
तो आपके लिए चीजें इजी हो जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे मैप थोड़ा सा आता मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा मैप के जरिए मैं समझा पाऊँ। थोड़ा सा भी अगर मैंने मैप के जरिए आपको समझा दिया तो आपके समझ में शायद आ जाए। देखिए प्यारे बच्चों, मैप बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैप बनाना स्क्रीन में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो मैप बनाना कोई भी बड़ी बात नहीं होती प्यारे बच्चों। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप इसको सीख जाते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार का भी आपको यहाँ पे अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा मेरे को। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी में क्योंकि लाइव चले हुए हैं तो इसको इसी प्रकार से मैंने बनाया है। तो मुझे जरूर बताना एक बार कि मैंने किस प्रकार का जो है मैप बनाया है। ठीक है, चलिए, अगर आपको मैप अच्छा खासा एक ठीक ठाक मैप आप बना लेते हैं, आप प्यारे भारत का मानचित्र बना लेते हैं, तो आपका आधा काम यहीं खत्म हो जाता है प्यारे बच्चों। देखिए, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत मैं बताता हूं आपको। देखिए, भारत की जो स्थिति है, अब हमने पढ़ लिया कि एशिया के अंदर है, भारत एशिया के अंदर है। अब एशिया में भी हमने पढ़ लिया, लेकिन वो जो लाइनें थी, ठीक है ना, वो जो लाइनें थी, जो अक्षांश थे और जो देशांतर थे, यानी कि हम पढ़ेंगे पहले अक्षांश को। तो ये जो यहां से अक्षांशीय जो रेखा है, अक्षांशीय जो रेखा है, जो भारत को ऊपर की तरफ से छू करके जाती है, वो कितनी है प्यारे बच्चों? वो 37 डिग्री और 6 मिनट कुछ, या 4 कितनी है भाई, 37 डिग्री 6 मिनट। इसको ऐसे लिखेंगे, अगर स्क्रीन पे दिख रहा है तो, नहीं तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 37 डिग्री और इसको लिखेंगे 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। और ये किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे? नॉर्थ। इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। ये नहीं कि आप रट के इसको लिख देंगे, नहीं। साढ़े देखो, कोई भी चीज थी जो गोल थी उसको घुमाया जाता है, या कोई भी चीज गोल है उसको डिग्रियों में नापेंगे हम, डिग्री में नापेंगे। तो इसको 37.5 डिग्री जब नॉर्थ की तरफ चलेंगे, नॉर्थ की यानी कि नॉर्थ पोल की तरफ ऊपर की ओर जब हम चलेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री और उसमें भी 6 मिनट। अब इसका कंसेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं। तो आगे कर लेते हैं बात, यहां नहीं करूंगा मैं, ठीक है, कंसेप्ट फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा बताने के चक्कर में। देखिए प्यारे बच्चों, चीजें इतनी है बताने के लिए कि मन करता है कि बताते ही जाए, लेकिन जो आपकी सिलेबस में है सिर्फ वही, और उससे रिलेटेड जो अच्छा लगेगा मुझे वो बताऊंगा। बुक्स तो एक से एक है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में जो ठीक है वही मैं आपको यहाँ पे आपकी क्लास के अनुसार पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन है, ये जो उत्तरी अक्षांश यानी कि नॉर्थन जो अक्षांश है नॉर्थ का, हमारे इस साइड का, इसको बोलेंगे उत्तरी जो अक्षांश है, ठीक है ना, अक्षांश है, उत्तरी जो अक्षांश है, यहां से लेकर के, ठीक है। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी तो ये लाइन स्पर्श हो रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी ये लाइन स्पर्श हो रही है, ठीक है। ये लाइन जो है टेढ़ी हो गई, यहाँ भी स्पर्श हो रही है। तो ये क्या है? ये ऐसे मैंने बताया था ना कि उसके ऊपर लाइनें लगती हैं ऐसे, इस प्रकार इसको हम अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 8 डिग्री और 4 मिनट, ये ऐसे मैंने क्या लगाया है, ये जो है ये एक नहीं है, ये मिनट का साइन यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों। तो क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी नॉर्थ
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की साइड होगा, क्योंकि इक्वेटर से जब हम ऊपर की ओर चलेंगे, इक्वेटर 0 डिग्री है और ये 8 डिग्री है। इक्वेटर 0 डिग्री है और ये देखिए यहाँ पे समझिए, हमने पूरी पृथ्वी को यहाँ पे 0 डिग्री में बांटा था और हम इस साइड में हमारा कहीं भारत है, यहाँ पे हमारा भारत है। तो ये क्या है, ये इक्वेटर है और इक्वेटर से अगर हम 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर चलते हैं, ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की ऊपर चलते हैं, तब कहीं भारत का ये सिरा नीचे वाला शुरू होगा और शुरू होते 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 जब ऊपर की ओर चलते रहेंगे तो ठीक 8 डिग्री से हम जब 37 डिग्री पे चलते चलते आ जाएंगे, 37 डिग्री 6 मिनट जब हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे, तब हमारा भारत खत्म होगा यहाँ पे। तब भारत की ऊपर की जो सीमा है, उत्तरी जो सीमा है वो आएगी। इतना आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो फैलाव इसका अक्षांशीय जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, हम कहेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। क्या है इसका, ये तो हो गया इसका, क्या हो गया भैया इसका, ये हो गया बेटा उत्तरी अक्षांश यानी कि अक्षांशीय इसका विस्तार, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये भारत यहां से यहां तक, ये तो इसका हो गया अक्षांशीय विस्तार। आप पढ़ लेते हैं देशांतरीय विस्तार, यानी कि देशांतर में। अब ये ऐसे है तो ऐसे भी तो है, अगर ये इस प्रकार से ऊंचा है, ये समझिए आप, अगर ये इस प्रकार से फैला हुआ है तो ये इस प्रकार से भी तो फैला हुआ है, ठीक है ना। अगर ये अक्षांशीय फैलाव इसका है, अगर ये अक्षांशीय फैलाव में ऐसे फैल रहा है तो ये देशांतर जो लाइनें हमने ऐसे लगाई थी उसमें भी तो फैल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार इसको हम बोलेंगे। तो देशांतरीय विस्तार में क्या कहेंगे आपको मैं बताता हूं। यहां पे बात करेंगे, अब ये जो है, अगर गुजरात की हम बात करें, गुजरात में बात करें तो यहां से भी एक लाइन गुजरती है, यहां से भी एक लाइन गुजरती है, और अगर इधर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां से भी एक लाइन गुजरती है, ठीक है। तो समझे इस बात को। तो इनको बोलते हैं हम देशांतर, इसको बोलेंगे देशांतर। अब ये देशांतरीय फैलाव कहां से कहां तक है, यानी कि यहां से लेकर के ये कितना है, हमने यहां से और यहां तक तो पढ़ा कि नॉर्थ से नॉर्थ ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक का समय यहाँ पे लगता है, ठीक है। ऐसे कहेंगे या इतना फैलाव है। इसको कैसे कहेंगे कि यहां से यहां तक किस प्रकार से मापे। तो यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे एक बात कहेंगे कि 68 डिग्री और सात होता है शायद 68 डिग्री 7 मिनट का समय यहाँ पे लगता है भाई। और ये किस तरफ से किस तरफ चलेगा, देखिए इस तरफ क्या था हमारा, ईस्ट यानी कि पूर्व, ठीक है। अब फिर उसको एक बात को समझिए, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा समझाने का प्रयास करता हूं। हमने 4 भागों में इसको बांटा था, और हमने पढ़ा था कि ये जो है, ये जो हमारी साइड है ये पूरब होगी, ठीक है। ये पूरब की साइड यानी कि इसको ईस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और ये हमारी थी 0 डिग्री। अब अगर यहां से बढ़ रहे थे तो वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ, है ना, इसको उत्तर बोलते हैं। और अब क्या कर रहे हैं, अब भारत इसका हिस्सा है ना, तो ये पूरब की तरफ का हिस्सा है, ठीक है। तो पूरब की तरफ का हिस्सा जब है तो हम पूरब की ओर ही बढ़ेंगे ना, बीच से हम या तो नीचे इधर जाएंगे या इधर। अब हम जा रहे हैं पूरब की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ। तो ये फैलाव कहां से कहां होगा, ये होगा 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट, ठीक है, यानी कि आपका पूरब, जिसको आप बोलेंगे पूरब, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से ये आपका
कितना बनेगा, ये बनेगा आपका भाई 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट का जो है ईस्ट की तरफ ये समय लगता है, और इसको हम बोलते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक का समय कहाँ लगता है, या ये कहें कि इतनी दूरी पे इतना फैलाव इसका देशांतरीय फैलाव है। तो ये भारत की स्थिति आप अगर समझ गए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आप इसको दोबारा देख लीजिएगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको समझ ये चीजें आ जाएंगी। तो चलिए अब थोड़ा सा भारत के विषय में और जान लेते हैं। अब इसकी स्थिति तो मैंने आपको समझा दी कि कहां से कहां तक। अगर वर्ल्ड के मैप पे देखें तो भारत को अगर ढूंढना है तो आप क्या लोकेशन भर के एग्जैक्ट भारत को ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड के मैप पे अगर भारत को ढूंढना है आपको, या भारत के मैप पे भारत का मैप आपको वर्ल्ड के मैप पे दिखाना है, तो आप इतने जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपको पता होना चाहिए। अब भारत के विषय में बात कर लेते हैं। भारत का जो आकार है वो कितना है, आकार मतलब इसका क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32 लाख, ठीक है ना, 32,87,263, 32,87,263, और ये इसका क्या होगा, किलोमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग किलोमीटर इसको बोल लेंगे हम, वर्ग किलोमीटर में इसको नापेंगे। अब वर्ग किलोमीटर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, यानी कि अगर मैं चलूं तो 1 किलोमीटर तो मैं इधर चलूंगा और 1 किलोमीटर ही मैं इस तरफ चलूंगा, तो दोनों, और जब इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि मैं अपनी स्थिति से अगर इस तरफ चलता हूं तब भी 1 किलोमीटर और इस तरफ चलता हूं तब भी 1 किलोमीटर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसको, ठीक है। अब कुछ बातें जो आपको भारत के विषय में जाननी चाहिए। ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, आप लिख लीजिए, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इस तरफ भी जाएंगे और इस तरफ भी जब 1-1 किलोमीटर चलते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखिए, हमने भारत की स्थिति के विषय में यहाँ पे पढ़ा, भारत की स्थिति के विषय में पढ़ा। अब भारत का आकार माने क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने जान लिया। अब कुछ और विषय हैं जो हमें इसके बारे में जानने चाहिए। भारत की अगर बात करें तो वर्तमान समय में वर्ल्ड का नंबर 1 देश है। बहुत मतलब होनहार यहाँ के लोग हैं, बहुत अच्छा, मैं ये कहूं कि आग लगा रखी है यहाँ के लोगों ने। भारत नंबर 1, मेरा भारत महान। कभी के समय में हम पढ़ा करते थे भाई, मेरा भारत महान। तो आज हमें वो बात बिल्कुल सिद्ध हो चुकी है कि मेरा भारत महान है। मेरे भारत जैसा कोई और देश नहीं है प्यारे बच्चों। ये किस प्रकार से है मैं आपको बता देता हूं। चलिए, नंबर वन क्या है, नंबर 1 है भारत। अब आप सोचेंगे कि नंबर 1 क्या हो गया भाई, ये भारत विश्व गुरु बन गया क्या? नहीं बेटा, ये नंबर 1 हो गया किसमें, जनसंख्या में। बिल्कुल। जय महाकाल। अब महाकाल क्या है भाई, ये तो थोड़ा सा, अब मैं आपको और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। आज का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम मेरे भारत महान के विषय में पढ़ेंगे। मेरा भारत महान, भारत माता की जय, ठीक है, ये पढ़ेंगे आज हम।
कैसे पढ़ेंगे? मैंने बताया कि जनसंख्या के विषय में नंबर 1, जनसंख्या के विषय में नंबर 1। लेकिन अभी तो हमने क्षेत्रफल की बात करी थी, तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है? एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन ये दुनिया का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश। मेरा भारत 7वें नंबर पे आता है अगर हम क्षेत्रफल की बात करें। तो सबसे पहले पे कौन आता है? सबसे पहले पे आता है रूस। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। नंबर एक पे कौन आता है? नंबर 1 पे आता है रूस, ठीक है। तो रूस आता है भाई। उसके बाद आपका कनाडा आता है, ठीक है। फिर आपका यूएसए आता है, तीसरे नंबर पे आता है। फिर आपका चाइना आता है, ठीक है। फिर आपका चीन, जिसको हम चीन कह रहे हैं, ठीक है, आपका चीन आता है। और उसके बाद आपका ब्राजील आता है, उसके बाद ब्राजील आता है। और फिर कहीं आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया के विषय में चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। और 7वें पे मेरा भारत महान, ठीक है। तो ये 7 देश आपको मैंने बताए। सबसे पहले रूस। अब बता भी दीजिए जी इनका क्षेत्रफल कितना है? तो चलिए भाई 17.9, ठीक है, मिलियन में बात करेंगे। उसके बाद 9.98 कनाडा का, 9.98। उसके बाद 9.83, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इसको, 9.83। ये आपका यूएसए का क्षेत्रफल है, ये आपका यूएसए का क्षेत्रफल है। चीन का 9.60 यानी कि 9.60, किसका? चीन का। ब्राजील का, ठीक है, ब्राजील का 8.51। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 7.69, ठीक है। और भारत का कितना आता है? तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं, बहुत कम इनके मुकाबले में, ठीक है। लेकिन नंबर 1 किस में? नंबर 1 जनसंख्या। इस स्पीड से तो आजकल सूर्य कुमार यादव भी बैटिंग नहीं कर रहा। सूर्य कुमार यादव जानते हैं ना सभी, आईपीएल देखते होंगे भाई तो जरूर जानते होंगे, ठीक है। सूर्य कुमार यादव, रात में उसने मुंबई को मैच जिता दिया, इतनी धुआंधार बैटिंग करी। और उसके मुकाबले में जनसंख्या के पिच पे अगर बात करें, हम जनसंख्या के मुकाबले की बात करें, तो इतनी धुआंधार बैटिंग भारत कर रहा है कि देखते ही देखते नंबर 1 पे पहुंच गया है, ठीक है। तो नंबर 1 पे पहुंच गया है भाई भारत। हल्के में नहीं लेना भाई विश्व, ये ध्यान रखे, बाकी देश सारे ध्यान से सुन लें, ठीक है। हल्के में लेने की जरूरत नहीं है भारत को। भारत क्या कर सकता है अभी बताता हूं, भारत क्या कर सकता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश है कि अगर मैं भारत को, हमारे दोस्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान हमारा बहुत बढ़िया दोस्त है भाई, सपना है भारत के लोगों का कि पाकिस्तान में कहीं शादी हो जाए। पाकिस्तान में शादी करवाने का बहुत बड़ा सपना है भारत के युवाओं का। भारत के युवा को अगर 2 दिन की मोहलत दे दी जाए, 2 दिन की छूट दे दी जाए, तो भारत के युवा कुछ भी कर सकते हैं। बेरोजगारी बहुत तगड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो शादियां यहाँ नहीं हो रही, नौकरियां नहीं मिल रही, और शिक्षा भी ठीक ठाक है। तो अगर 2 दिन की छूट दे दी जाए, यहाँ तो शादी नहीं हो रही है। और पाकिस्तान की तरफ इतना रुझान है तो बॉर्डर वगैरह आप खुद तोड़ देंगे, और 2 दिन का समय दे दिया तो आधा पाकिस्तान भारत लेके आ सकते हैं। ऐसे युवा अपनी जान पे खेल के ये काम कर सकते हैं भारत के। इतने तकड़े
स्वप्न है उनके, ठीक है। तो पाकिस्तान मैं नहीं मानता हमारा दुश्मन है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान, ठीक है, हमारा ही भाई है, अलग हुआ था, किया गया था, ये कह सकते हैं। हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। क्या वो 14 अगस्त 1947 की रात थी, लोगों को पता भी नहीं था कि सुबह क्या होने वाला है, लोग जश्न मना रहे थे कि आज़ादी मिलेगी, लेकिन जब आज़ादी मिली तो वो कुछ और ही रूप में मिली। लोग संभलते तब तक चिंगारी फूट चुकी थी, क्रांति हो चुकी थी, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ चुके थे। वो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे, यहाँ पे ज्योग्राफी कर रहे हैं तो सिर्फ भारत को समझे। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। भारत को और हमारे दोस्त पाकिस्तान को जोड़ दिया जाए, भारत को और पाकिस्तान को जोड़ दिया जाए तो मैं इसको मैथ के रूप में लिखूं क्या, भारत प्लस पाकिस्तान इज इक्वल टू जो भी आएगा उसका भी अगर 2 गुना कर लेंगे तब भी ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं है। क्यों? किस मामले में? आपके क्षेत्रफल के मामले में। इतना बड़ा देश है कि भारत और पाकिस्तान को मैं मिला भी दूं और उसका भी 2 गुना कर दूं तब भी ऑस्ट्रेलिया के बराबर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये बात आपने यहां पे देखी। लेकिन भारत के इरादे बड़े मजबूत हैं, भारत के युवाओं के इरादे जो हैं वो आग नहीं, मैं तो कहूंगा कि शोले हैं पूरे जबरदस्त। कुछ करें या ना करें लेकिन जिंदगी में शादी जरूर करनी है। और एक विडंबना और है, विडंबना भी नहीं है, ट्रेंड भी है, या कह ले कि यहाँ पे एक परंपरा भी है कि यदि एक बच्चा हो जाए, यदि एक बच्चा हो गया तो दूसरे देशों में कहा जाता है कि उसको खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, खिलौने दिए जाते हैं खेलने के लिए दूसरे देशों में। लेकिन यहां अगर एक बच्चा हो गया तो उसको बदले में एक भाई और दे दिया जाता है, एक भाई और दे दिया जाता है खेलने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, तो आप ये काम मत करना। जनसंख्या में हम नंबर 1, विश्व के नंबर 1 बन चुके हैं, ठीक है, और हमारे रिसोर्सेज को खतरा है। तो इस बात को हमें समझना होगा, ऐसा ना हो दूसरे देशों से हमें खतरा ना हो, अपने ही देश से हमें खतरा हो जाए, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। आगे जो हो गया सो हो गया, ठीक है। ऐसा ही 1984 में भी हुआ था, फिर वही काम मोदी जी भी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, है ना। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया भाई। अब भारत के विषय में जान लेते हैं। भारत में राज्य हैं 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां केंद्र शासन करता है। केंद्र शासित प्रदेश जिनको बोला जाता है वो है मेरे पास 8। पहले स्टेट 29 होते थे, पहले स्टेट 29 होते थे और केंद्र शासित प्रदेश 7 होते थे। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A के हटने से, धारा 370 और अनुच्छेद 35A के हटने से, अब ये भी इस मेरे को ना हर बात पे एक बात याद आ जाती है, क्या करें, फिर चुप नहीं रह जाता, फिर बतानी पड़ती है। पहले क्या होता था, यहां से आप यहां पे अगर जम्मू कश्मीर में जाते थे, आज भी है यहाँ POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है भारत के ऊपर, ठीक है। वो अपना बताते हैं, हम अपना बताते हैं, विवाद है उसके ऊपर। पॉइंट भी बताऊंगा, एक पॉइंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इसको छोड़ करके बाकी तीनों के ऊपर विवाद चल रहा है। हमारी सीमाओं के ऊपर तीन सीमा लगती है हमारी, 4 लगती हैं, एक इधर से, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इस पे भी विवाद है, इस पे भी विवाद है और इस पे भी विवाद है। यहां समंदर है इसलिए विवाद नहीं है, अगर यहां भी होता तो यहां भी विवाद होता। भारत को घेरने की जो चली हुई है दूसरे देशों की, उद्देश्य उनका यही है कि चारों तरफ से भारत को घेरा जाए। तो
लेक्चर लंबा हो जाएगा, नहीं मैं आपको फिर एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता जम्मू कश्मीर की, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सेब मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन मेरे देश के युवा कुछ और ही समझेंगे, तो इसलिए मैं वो कहानी नहीं बताता आपको, ठीक है। ना चाहते हुए भी आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे उधर, फिर कहेंगे नहीं वहाँ मजा है, वहीं चलते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ, सन्यासी बन जाते हैं। पहले आप ध्यान दीजिए अपने पढ़ने के ऊपर। यहां से आप क्या करिए, 28 हमारे पास अब राज्य हैं और 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हैं। अपडेटेड आंकड़े, न्यू आंकड़े, नए आंकड़ों के साथ हम चलते हैं, ठीक है। तो इतना आपने अगर पढ़ लिया है, तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा लेकिन इसमें काम की चीजें हैं सारी। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है अगर हम देखें तो अब देखिए ये जो है ये हमारा जम्मू कश्मीर JNK, ठीक है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, और इधर हमारा लद्दाख हो गया। अब पहले इकट्ठा हुआ करता था, ठीक है। इसकी गर्दन में फंसा हुआ है हिमाचल प्रदेश, और यहां पे की लाइन गए हो यानी कि पंजाब, कितने चल रहे हो, इतने यहाँ हैं। तो ये वाला कौन सा है भाई, ये है पंजाब, पंच प्लस आप, 5 नदियों का समूह यानी कि पंजाब जिसको बोला जाता है, ठीक है। सम्मान करते हैं भाई सभी राज्यों का, लेकिन यहां प्यारे बच्चों, यहां इसका नाम भाई स्पेशल लेना है, इसका नाम श्री हरियाणा, बड़े सम्मान के साथ भाई, ये विशेष राज्य है। क्या कहते हैं, यार हरियाणा तेरा, हाँ, तो इसका नाम विशेष भाई, परम पूजनीय श्री हरियाणा, ठीक है, परम पूजनीय श्री हरियाणा। एक बात याद आ गई मेरे, थोड़ी देर में फिर बात करते हैं, फिर मेरे से रुका नहीं जाता, ठीक है। आप बने रहिए, आपको कुछ ना कुछ जरूर बातें सुनाते रहेंगे। यहाँ पे अगर देखेंगे यूके, किसी को यूके जाना हो तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं भाई, मैं यहाँ ठीक थोड़ा सा मेरे से दूर है, यहाँ से मैं आपको पहुंचा दूंगा यूके, ठीक है। यूके माने यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके माने उत्तराखंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अब अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा इससे नीचे आते हैं, तो ये क्या है मेरे पास, ये है मारो राजस्थान, बोल दो भाई सभी एक बार, मारो राजस्थान। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, मारो राजस्थान। और ये यहाँ पे अपने नरेंद्र मोदी जी का राज्य जिसको हम बोलते हैं गुजरात, आओ कभी गुजरात में, हैं, तो ये क्या है, गुजरात। ठीक नीचे चलेंगे तो मुंबई, यहाँ पे हो जाएगा मुंबई, इसकी राजधानी हो जाएगी भाई, इसको बोलेंगे महाराष्ट्र, मुंबई, क्योंकि आजकल IPL चल रहे हैं और इतना क्रेज चला हुआ है, तो मुंबई इंडियंस याद रह रही है, तो महाराष्ट्र को हम भूल गए, मुंबई याद रह गई, कोई बात नहीं, ठीक है, आप कर लें महाराष्ट्र, ठीक है। किसी की कैपिटल याद है नहीं है, अभी फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में इसको भी करेंगे। जून की छुट्टियों में कहां जाएंगे, हम जाएंगे गोवा, ठीक है। युवा दिलों की धड़कन वाला स्टेट, युवा दिलों की धड़कनों वाला स्टेट कौन सा, गोवा, ठीक है, गोवा। तो इस प्रकार से मेरा मकसद आपको ये सारा यहाँ पे करवाना नहीं है, कर सकते हैं। यहाँ पे आपका केरल पड़ेगा, यहाँ पे तमिलनाडु पड़ेगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य किस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में,
क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये मारो राजस्थान बाजी मार गयो भाई, हैं? कौन बाजी मार गयो सगड़ो? मारो राजस्थान बाजी मार गयो बड़ा। चलो भाई, तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा कि कौन सा स्टेट कहाँ है, यह भी याद हो जाएगा आपके। लेकिन अभी राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा युवा दिलों की धड़कन वाला स्टेट कौन सा? गोवा। ठीक है, छोटा क्या हो जाएगा? गोवा, और बड़ा क्या हो जाएगा? राजस्थान। छोटे मियाँ बड़े मियाँ, ठीक है, बड़े मियाँ राजस्थान, छोटे मियाँ गोवा। ये बात याद हो गई है। तो इससे आगे पढ़ते हैं हम। इससे आगे क्या पढ़ते हैं? इससे आगे पढ़ते हैं भाई, अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या जनसंख्या में भाई कोई तोड़ नहीं है भारत का। ठीक है ना, भारत क्या आजकल का नंबर वन, मेरा भारत महान, नंबर वन किसमें? जनसंख्या में। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत। और इसको भारत ये नहीं है कि इसमें गोवा जैसे राज्य का हाथ है, नहीं भाई, इस काम को तगड़े लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस काम को तगड़े लोग कर सकते हैं, और तगड़े लोग अपने से ज्यादा दूर नहीं है। कहाँ हैं? यहाँ के जो युवा हैं बड़े लाजवाब युवा हैं, क्या बात करें। तो हमारा पड़ोसी, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं और मेरा पड़ोसी राज्य है यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के युवाओं ने जो करके दिखाया है, पूरा विश्व इनका फैन हो चुका है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? जनसंख्या अगर भारत में भी जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है भाई, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा भारत का? वो हो जाएगा आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। और छोटा भाई, छोटा हो जाएगा भाई आपका सिक्किम। इन बेचारे स्टेटों को तो ये भी नहीं होता कि जनसंख्या बढ़ा के ही अपना नाम कर लें, है ना, कर ही नहीं सकते बेचारे, क्या करें। तो और भी कारण है इनके कुछ, ठीक है, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसकी। और भी कई कारण है, जनसंख्या का और भी बहुत कारण है। जनगणना नहीं हो पाती, वहां पे कोई पहुंच नहीं पाता। कबीले होते हैं यहाँ पे, इन लोगों के पास कोई जाने से भी डरता है, तो उनके आंकड़े भी नहीं आ पाते, इस कारण से भी होता है। और बाकी सब फैक्टर भी हैं, तो जो बायोलॉजिकल फैक्टर हैं वो भी आप समझ ही गए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, भाई जहां पे केंद्र शासित है, जो प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश है, अगर उसकी बात करें तो उसमें सबसे बड़ा आज के समय का लद्दाख है। सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप तो भारत में है ही नहीं, आप कहेंगे क्या, आपने तो बताया ही नहीं कि यहाँ पे बना देते हैं, अपने घर की बात है, क्या हो गया। आपने देखा होगा मैप के ऊपर ये छोटे छोटे ही डॉट होते हैं इस तरफ, है ना, ये छोटे छोटे ही टापू, ये द्वीप होते हैं, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। और इधर भी होते हैं, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? अंडमान निकोबार। ठीक है, यहां भी होते हैं, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और उसकी जो कैपिटल है वो हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। पढ़ाएंगे आगे आपको बड़े शानदार तरीके से। तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछे तो भाई जनसंख्या के हिसाब से ये ट्रॉफी अपने ले गए हैं केजरीवाल साहब, यानी कि दिल्ली में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है?
अगर बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों की, यूनियन टेरिटरीज की बात करूं, तो आपकी दिल्ली में है भाई। कहां पे है? दिल्ली में। और ये ताज केजरीवाल साहब के नाम, ठीक है, क्योंकि वहां पे उन्हीं की सरकार है। बड़े अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। फिलहाल उन्होंने स्कूलों को चमका दिया। अभी देखो, जो शिक्षा की बात करेगा हमारे लिए वो अच्छा है, ठीक है। जो शिक्षा की बात नहीं करेगा, जो रोजगार की बात नहीं करेगा, आने वाले युवा उसके तख्त को पलट सकते हैं। ये भी ना भूले, सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो ये ना भूले कि वो स्थायी है, ठीक है, वो कभी भी पलट सकते हैं। इस देश के युवा बहुत समझदार हो चुके हैं, आगे इस जनसंख्या को जरूर कंट्रोल करेंगे। ये मेरी आपसे विनती है, ठीक है भाई। जनसंख्या का मुद्दा है, हम पहली बार किसी चीज में नंबर 1 आए हैं बहुत समय के बाद। या तो हमने वर्ल्ड कप जीता था अभी पीछे, तब हम विश्व में 1 नंबर पे थे, और या फिर अब जो वर्ल्ड कप मिला है ये हमें जनसंख्या वाला, इसमें हम सबसे आगे हैं। चलिए, फिलहाल इतनी बातें आप समझ गए हैं। एक और बात, जनसंख्या घनत्व एक मामला होता है। 10th क्लास में आप बखूबी इसको पढ़ेंगे, जनसंख्या घनत्व पहला ही चैप्टर है, उसके अंदर ये तीसरी चौथी टर्म आएगी एनसीईआरटी में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि मान लो 1 वर्ग किलोमीटर में, इनके 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो 100 लोग भी रह सकते हैं, वो 700 लोग भी रह सकते हैं, जहाँ 1000 लोग भी रह सकते हैं, 5000 लोग भी रह सकते हैं। तो जहां पे घनत्व माने कितने लोग ज्यादा रहते हैं, तो जनसंख्या घनत्व यानी कि घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं, जहां की जनसंख्या ज्यादा स्थान घेरती है उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। और ये किस राज्य का सबसे ज्यादा है भाई? आप किसी भी कोने में चले जाना भारत के, आपको अगर वहां पे काम करने वाला कोई मिलेगा ना, तो वो मिलेगा आपको बिहारी। एक बिहारी 100 पर भारी है, कहते हैं ना, एक बिहारी 100 पर भारी। वो क्यों? क्योंकि वो स्थान ज्यादा घेरते हैं, इसलिए नहीं, ठीक है। वो भाई जनसंख्या वहां इतनी है कि इतना स्थान नहीं है, ठीक है। और जब जनसंख्या ज्यादा हो जाए, आपके घर में, आपके घर से हिसाब लगाओ, आपके घर में, अगर आपके घर में, ठीक है ना, आपके घर में मान लिया जाए सदस्य कितने हैं? सदस्य हैं 20, लेकिन घर की कैपेसिटी है कि वो 10 लोगों को ही अच्छे से रख सकता है, उसमें 10 लोग अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन घुसे हुए हैं कितने? 20। तो वो जनसंख्या घनत्व भी यही है कि वो जो वहां पे क्षेत्रफल के ऊपर घनत्व हो रहा है ना, वो ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से बिहार भी, बिहार के साथ ये स्थिति है, इतनी वहां पे धरती नहीं है जितने हैं वहां पे क्या लोग, जनसंख्या, ठीक है। तो वो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा जहां पे क्या रहते हैं, जनसंख्या रहती है, और क्षेत्रफल उसके पास कम है। तो जनसंख्या में घनत्व में मामले में बिहार सबसे बड़ा, बिहार बड़ा है, ठीक है। और इस मामले में अगर हम बात करें सबसे कम, यहां पे देखिए एक स्टेट है, इसका नाम है एपी, एपी, एमपी, यूपी, इस तरीके से याद करेंगे हम, ठीक है। एपी माने अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एपी माने अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखिए क्या है, इधर क्या है, यहां पे अगर हम बात करेंगे ना, आपको मैं ज्योग्राफी इस प्रकार से पढ़ा दूंगा कि आप कभी भी भूलोगे नहीं इस चीज को, इतने आसान तरीके से आपको। यहां पे क्या है? हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसमें 5 हिमालय, देखो हिमालय को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है, एक हिमालय नहीं है। आप यहां से जब शुरू होंगे हिमालय की तरफ जाना, जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे तो सीधे ही पहाड़ नहीं आ जाएंगे, सीधे ही पहाड़ नहीं आ जाएंगे, पहले रेतली मिट्टी शुरू होगी, रेत के पहाड़ आपको दिखाई देंगे। अगर आप जाओगे इधर से तो चंडीगढ़ की तरफ जाओगे, ठीक है, और उससे पहले पंचकूला की तरफ जाओगे, या इधर से जाओगे, या कहीं पे से भी घुसोगे तो शुरू में आपको रेत दिखाई दे, रेत के ऊंचे ऊंचे टीले पहाड़ दिखाई देंगे, या फिर वो राजस्थान में दिखाई देंगे, ठीक है। हरियाणा से इधर चलेंगे सिरसा की तरफ दिखाई देंगे, आगे इधर तो चलो अरावली के पहाड़ आ जाते हैं, वो दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ अरावली और ऊपर शिवालिक, ठीक है, पहले शिवालिक की पहाड़ियां आना शुरू होंगी, फिर ट्रांस, फिर ग्रेटर, फिर ये, फिर वो, ऐसे करके 5 अलग अलग, कंचनजंगा, ये वो फलां टीम का, आगे पढ़ेंगे। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं
5 प्रकार की ये फैली हुई हैं। और ये फैली कहां तक? ये अरुणाचल प्रदेश में तो फैली हैं। अब पहाड़ों पे कौन रहेगा? पहाड़ों पे लोग ज्यादा रहेंगे या मैदान में लोग ज्यादा रहेंगे? लोग तो कहां ज्यादा रहेंगे भाई? लोग रहेंगे ज्यादा कहां? मैदान में। और सबसे बड़ा मैदान देखो, उत्तर प्रदेश का कसूर नहीं है उसमें। अगर आप लॉजिकली समझें, यहां पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पे यूपी है, और यहाँ पे एक और, जब हम मिट्टी पढ़ेंगे ना तब पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का मैदान है। कोई भी चीज इस भारत में कहो या इस विश्व में कहो वो हो रही है ना, तो वहां पे एक अकेला फैक्टर नहीं है कि वहां लोग हैं इसलिए जनसंख्या ज्यादा है। वहां लोग क्यों हैं, वहां जनसंख्या ज्यादा है क्यों? वहां की मिट्टी, वहां की चीजें, वहां की जलवायु, वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो अगर ये चीज है ना, तो सबसे बढ़िया जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहाँ है? उत्तर प्रदेश की धरती के ऊपर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है तो लोग खेती भी यही करेंगे, सारी चीजें जब इनको आसानी से सारी चीजें मिल रही हैं तो यहाँ लोग रहेंगे भी। वो तो हो गया जनसंख्या का मैटर। लेकिन क्या पहाड़ों पे कोई रह सकता है क्या? पहाड़ों पे तो लोग कम ही रहेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? पहाड़ी पहाड़ है, तो हिमालय है, यहाँ पे यहाँ तक फैला हुआ है। ये यहाँ से आकर के यहाँ तक फैला हुआ है हिमालय, ठीक है। यानी कि एक बात कहें कि पश्चिम से लेकर के, इस पश्चिम साइड से लेकर के पूरब की तरफ हिमालय आता है। और हिमालय के भी अलग अलग भाग आते हैं, इसमें दर्रे अलग आएंगे, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और। श्री हरियाणा को भी साफ कर देता हूं मैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई तटीय सीमा की। तटीय क्या है? तट माने क्या? समुद्र के पास, समुद्र जिसके साथ लगता हो, समुद्र जिसके साथ लगता हो उसको बोलते हैं तट। और जिन राज्यों के साथ समुद्र की सीमा लगती है उन्हीं राज्यों को बोलते हैं तटीय प्रदेश। उन्हीं को क्या बोलते हैं? तटीय प्रदेश। अब ये है कौन कौन से भाई? है कौन कौन से? देखो, अब यहाँ पे एक बात आपने करनी है, यहां से शुरू हो जाएं। तो यहाँ हमारा, मेरा प्रिय दोस्त, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, मेरा देश पाकिस्तान, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, ठीक है। लोग की बात की है भाई मैंने, ठीक है। कभी कुछ और बना के आप खड़े हो जाएं, कोई पता नहीं होता, कमेंट आए कि नहीं भाई मास्टर की तो नीयत खराब हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। मैंने लोगों की बात की है, बड़े प्यारे लोग हैं यहाँ के, ठीक है। वो बात अलग है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच आपके साथ है, ठीक है। तो पाकिस्तान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, देश बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। वो पता नहीं उनके एक टाइम दिमाग में क्या आ जाती है, खुद बॉम्ब बन के भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान इधर से, उसकी बात हम बाद में करेंगे। इसके नीचे आएंगे तो गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद गोवा के बाद यहाँ पे आपका केरल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। और फिर आगे चलेंगे तो पश्चिम बंगाल। इस प्रकार से आप मैप पे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 9 ऐसे राज्य हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के ये सारी सीमा जो है वो तटीय प्रदेशों को लगती है, यानी कि समुद्र के साथ लगते हुए प्रदेश हैं। वो कितने हैं? 9 राज्य हैं। 9 राज्य के नाम आप कमेंट में मेरे को जरूर बताना लिख करके कि वो 9 राज्य कौन कौन से हैं। आपका ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। कुछ और बातें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, बस 5-4 मिनट और लगेंगी। और उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर, पूरा कंप्लीट चैप्टर आप आंखें बंद करके भी याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी हैं, 2 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं भी हैं। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी नहीं करते क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर मैं बात करूं कि ये जो है, ये इसकी बात करूं, मैं इसको ना नीले जो मार्कर से बनाने की कोशिश करता हूं ताकि जल्द से आप समझ जाएं।
ये इधर वाला सारा जो जल है, इसकी अगर लंबाई बात करूं, इसकी अगर समुद्री सीमा इसको हम बोलते हैं, समुद्री सीमा अगर बात करूं तो वो कितनी है, तो वो है भाई आपकी 7,516.5 किलोमीटर। ये तो है इसकी समुद्र से लगती हुई सीमा भारत की समुद्र से लगती हुई सीमा कितनी है, 7,516.5 किलोमीटर इसकी समुद्र से लगती हुई सीमा है। ठीक है, यानी कि समुद्रीय सीमा है। और लगभग 15,200, लगभग 15,000 मान सकते हैं किलोमीटर इसकी जो ये है, यानी कि जो इसकी थल की सीमा है, जिसको हम स्थलीय सीमा बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि बॉर्डर मान सकते हैं इसको आप एक प्रकार से कि कितना लंबा बॉर्डर है। ठीक है, चीन के साथ साझा करता है उधर। ये आप जब पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश पढ़ेंगे ना, फिर हम इसके विषय में ज्यादा जानेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो बातें और बताई। समुद्री सीमा 7,516.5 किलोमीटर है, और इसकी जो स्थलीय सीमा है, जहां पे थल है, ठीक है, वो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। तो इससे आगे की जो बातें हैं, आई थिंक आपको ये कर लेना चाहिए, आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, वीडियो बार बार देखनी चाहिए ताकि ये चीजें याद हो जाएं। एनसीईआरटी में से ही निकाल के पॉइंट आपको पढ़ाए हैं, बुक पूरी पढ़ोगे तब भी यही बातें आपकी समझ में आने वाली हैं, शायद ना भी आए। ठीक है, लेकिन आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश मैंने की है। और इसी के साथ आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मेरी बातचीत खत्म होती नहीं है कभी। अगर मैं तो देखो 4-5 घंटे आपको पढ़ा सकता हूँ, जब लाइव करेंगे तो बड़ा मजा आएगा उसमें। परीक्षाओं के टाइम पे ऐसा चलेगा कि आपको पूरा पेपर में जो सेट होते हैं, जब आपकी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी तब आप देख पाएंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ पाएंगे, तब तक हमारा परिवार और बढ़ जाएगा। तो लाइव हुआ करेगा और 4-5 घंटे 6 घंटे हम लाइव पढ़ा करेंगे, और पूरी की पूरी चाहे आपकी कोई सी भी बुक हो उसको एक बार अगर करेंगे पेपर से एक दिन पहले, ठीक है ना, ताकि अगले दिन जब भी जाएं तो पूरी तैयारी के साथ आप पेपर में बैठें। इस प्रकार से हम एक सोच लेके चले हुए हैं। आगे के कुछ पॉइंट रह गए, जैसे 4 पॉइंट, जो भारत के 4 पॉइंट हैं, एक इधर एक यहाँ और एक इस साइड, वो 4 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद जो नेबर कंट्रीज हैं, यानी कि पड़ोसी देश हैं भारत के पास कौन कौन से देश हैं, ठीक है, भारत की जो सीमाएं हैं वो किस किस देशों के साथ लगती हैं, या हमारे पड़ोसी कौन कौन है। देखो भाई, जब आप रहते हैं तो अपने पड़ोस का तो आपको पता ही होता है। अब आपको अपने आप का पता लग गया, यानी कि भारत नंबर 1, इस बात को मत भूलना। ठीक है, भारत जनसंख्या के मामले में नंबर 1 है भाई। बता देना किसी को कि हमारे से आगे कोई निकल के दिखाए, फिर बता देंगे। ठीक है, बना बनाया ऑस्ट्रेलिया 5 दिन में। ठीक है, हर साल एक देश बसा सकते हम, हर साल, हर 9 महीने बाद एक देश बसा सकते हैं। भारत के लोग इतने आगे निकल चुके हैं, बिल्कुल एडवांस हो चुके हैं। ठीक है, तो लगे रहिए मेरे भाइयों। ठीक है, तब आपसे मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ फिर साझा करेंगे अपने विचार। और नेक्स्ट वीडियो से भी मजेदार होने वाली है, जब मैं आपको भूटान की अलग चर्चा बताऊंगा, पाकिस्तान के विषय में अलग बातें बताऊंगा। क्या माहौल है, मैं गया नहीं हूं पर मेरी इच्छा है जाने की, मैं पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। ठीक है, अफगानिस्तान, थोड़ी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान की, अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। भूटान बहुत बढ़िया देश है, नेपाल बढ़िया देश है। ठीक है, सारे अच्छे देश हैं। और हमारा भाई बांग्लादेश, ठीक है, वैसे हम क्रिकेट में इनको हरा देते हैं, ठीक है, लेकिन आजकल तो हमने ऐसी पिच पे क्या बैटिंग करी है, जबरदस्त, मजा आ गया। पूरे विश्व में सबसे ऊपर, वाह वाह वाह। खैर हमारा कोई योगदान नहीं है उसमें, इतना बड़ा है, जिन्होंने कर दिया तो कर दिया, अब क्या करें। चलिए इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले अपने लेक्चर में। और इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, वो मजेदार सेशन रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये भी अच्छा लगा होगा। आप जुड़े रहें साथ, तो आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं वादा करता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।